नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 105 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। टोटल जो प्रश्न होंगे इस PDF में वो 10 होंगे और इन सभी के आंसर की जो हम व्याख्या है वो 2 से 3 वीडियो में करेंगे, जहां प्रत्येक प्रश्न पर विस्तृत चर्चा की जाएगी ताकि यदि ये प्रश्न आपके पेपर में आएँ तो आप इनका आंसर अच्छे से कर सकें। तो जहां आज की वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि राष्ट्रकूट प्रशासन के स्वरूप की चर्चा कीजिए। जो ये क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 से बनता है, यानी कि जो बच्चे किताब से पढ़ना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 3 में जाकर राष्ट्रकूट प्रशासन के बारे में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि जो राष्ट्रकूट राजा थे ये अपने प्रशासन को कैसे चलाते थे, ये अपनी राजनीति को कैसे चलाते थे। तो देखो, जब आप राष्ट्रकूट राजाओं की बात करोगे तो भारत में इनका जो टाइम पीरियड था वो था 8th से 10th सेंचुरी के आसपास, यानी कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य ने भारत पर शासन कब किया था? तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य ने भारत पर 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक शासन किया था। और इनका शासन किस क्षेत्र में था? तो इनका शासन था दक्कन के क्षेत्र में। और दक्कन आपको पता ही है, आज का जो महाराष्ट्र का इलाका है वहाँ के आसपास का जो एरिया था उस समय वो दक्कन कहलाता था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रकूट जो प्रशासन है वो कैसे चलाया जाता था। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी राजा थे पहले, चाहे राष्ट्रकूट हो, चाहे पाल हो, चाहे प्रतिहार हो, ठीक है, कोई से भी शासक हो, चाहे आपसे गुप्तों के बारे में पूछ ले, मौर्यों के बारे में पूछ ले, सबका प्रशासन जो था वो केंद्रीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन का मतलब यह है कि जो पावर होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी और सारी की सारी जो पावर का मुखिया है वो राजा होगा। तो राष्ट्रकूट प्रशासन की बात चाहे आपसे पूछे, वो पाल की पूछ ले, प्रतिहारों की पूछ ले, गुप्तों की पूछ ले, मौर्यों की पूछ ले, किसी भी प्रशासन की पूछे, तो पहली हेडिंग आपको ये बतानी है कि भाई जो शासन था वो केंद्रीय प्रशासन था। और केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है सारी की सारी पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देखो, जैसे आज के टाइम पर अगर हम भारत की बात करें तो ये पूरा का पूरा भारत है। फिर क्या है, इसके अलग अलग स्टेट हैं, फिर हर स्टेट के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मेन पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो अलग अलग अधिकारी प्रशासनिक वर्ग चलाते हैं। तो जिस प्रकार से आज भारत का प्रशासन चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा गया है, उसी प्रकार से अब बात कर रहे हैं कि राष्ट्रकूट राजा अपना प्रशासन कैसे चलाते थे। तो भाई राष्ट्रकूट राजा भी जो अपना प्रशासन चलाते थे उसमें सारी की सारी जो पावर थी वो सेंट्रलाइज थी, केंद्रीय प्रशासन के पास सारी पावर थी। राजा ही सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। तो राष्ट्रकूट प्रशासन जब आप पढ़ोगे तो सारी मेन पावर किसके पास थी? राजा की। राजा ही धर्म के निर्णय लेता था, राजा ही राजनीति में सारे निर्णय लेता था, राजा ही न्याय करता था और सैनिक व्यवस्था का प्रमुख भी राजा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजा स्वयं युद्ध का संचालन करता था, ये नहीं कि खाली सेना को युद्ध लड़ने के भेज दिया। तो राष्ट्रकूट प्रशासन की पहली विशेषता क्या है? प्रशासन कैसा था? केंद्रीय था, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जहाँ मेन पावर किसके पास थी? राजा के पास थी और सारी शक्तियों का स्रोत भी राजा था। राजा को धर्म महत्तर कहा जाता था, यानी कि धर्म का पालन करने वाला कहा जाता था। यहाँ पर धर्म का मतलब ध्यान रहे, यहाँ पर धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, यानी कि राजा अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इसके अलावा राजा को परमेश्वर की उपाधियाँ भी दी जाती थी। तो पहले के राजाओं की खास बात थी कि वो अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियाँ जरूर देते थे। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, वो सारे निर्णय राजा ही लेता था। हालांकि उसको सलाह देने के लिए बहुत सारे मंत्री थे, बहुत सारे अधिकारी थे, लेकिन मंत्रियों से सलाह लेने के बाद, अधिकारियों से सलाह लेने के बाद जो लास्ट डिसीजन है वो राजा ही लेता था। दरबार में कई उच्च अधिकारी भी होते थे प्रशासन को चलाने के लिए, जैसे महामात्य, जैसे आजकल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं वैसे महामात्य, सेनापति, अन्य मंत्री और अलग अलग विभागों का प्रबंधन करते थे। ये तो बात हो गई केंद्रीय प्रशासन की। तो केंद्रीय प्रशासन में मेन कौन होता था? राजा। राजा की सहायता के लिए कौन होते थे? मंत्रिपरिषद। और इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी होते थे जो कि राजा को हर चीज़ की सलाह देते थे और अलग अलग डिपार्टमेंट को देखते थे। अब हम बात कर रहे हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो जैसे आज के टाइम पर हमारे यहाँ क्या है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसे ही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो है पहले प्रांतीय प्रशासन आता था। जैसे आज केंद्र के बाद राज्यों का स्थान है, वैसे ही पहले केंद्र के बाद प्रांतों का स्थान होता था, प्रांत होते थे भारत में। तो साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए राष्ट्र नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था, यानी कि जैसे आज प्रशासन की सुविधा के लिए अलग अलग स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये प्रशासन की सुविधा से हैं ताकि इन क्षेत्रों का प्रशासन अच्छे से चला सकें। ऐसे ही राष्ट्रकूटों की बात करोगे तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था, इन्होंने भी प्रशासन की सुविधा से
अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में बांट रखा था। इन प्रांतों को वो राष्ट्र कहते थे। हर राष्ट्र का नेतृत्व राष्ट्रकूट के माध्यम से नियुक्त एक गवर्नर करता था, एक राज्यपाल करता था। इस प्रकार से प्रांतों का प्रशासन देखा जाए तो मेन पावर होती थी यहाँ पर गवर्नर को। गवर्नर स्थानीय अधिकारियों और सामंतों की सहायता से अपना शासन चलाता था। प्रांतों के प्रशासन के लिए कर प्रणाली बनाई गई थी, एक टैक्स सिस्टम बनाया गया था, सैनिक व्यवस्था बनाई गई थी और न्यायिक कार्यों का संचालन यही अधिकारी करते थे। तो अगर आप प्रांतीय प्रशासन की बात करोगे तो देखो, राष्ट्रकूटों ने अपने प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा हुआ था, जिसे राष्ट्र कहते थे। प्रत्येक राष्ट्र का नेतृत्व एक गवर्नर करता था। गवर्नर स्थानीय अधिकारियों की सहायता से ही प्रशासन चलाता था। सैन्य व्यवस्था, कर प्रणाली बहुत ही अच्छे तरीके से स्थापित की गई थी। अब हम स्थानीय प्रशासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो देखो, लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है ग्रामीण स्तर पर। तो जनपद या ग्रामीण स्तर पर शासन के लिए ग्राम सभा का अस्तित्व था। सारे डिसीजन गांव में ग्राम सभा ही लेती थी। गांव में स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए एक अधिकारी बनाया गया था, जिसका नाम होता था महाजन या वरिष्ठ नागरिक। इसके अलावा एक गांव का प्रमुख होता था, जिसे ग्राम अध्यक्ष कहते थे। तो जिस तरीके से आज प्रशासन चलाया जाता है, बस उस तरीके से लिख देना, आपको बस अधिकारियों के नाम पता होने चाहिए। गांव की चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक विवाद हो, इन सब विवादों का निपटारा गांव के स्तर पर ही किया जाता था। कोशिश की जाती थी गांव के स्तर पर ही सारे विवादों को हल कर दिया जाए। फिर भी अगर कोई बंदा असंतुष्ट है तो राज दरबार जा सकता है। यानी कि गांव की चाहे अर्थव्यवस्था हो, गांव की चाहे सिंचाई व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक विवाद हो, वो सब ग्राम सभा ही निपटारा करेगी। लेकिन फिर भी कोई बंदा ग्राम सभा के निर्णय से असंतुष्ट है तो भाई वो राजा के पास जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रकूट राजाओं की सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके पास मजबूत सेना थी। सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ भी शामिल थे। राजा के अधीनस्थ यानी कि राजा के अंडर में बहुत सारे सामंत थे, जिन्होंने अपनी सेनाओं के साथ राज्य को सेवा देते थे। तो देखो, अगर हम सामंत की बात करें तो जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है, सेंट्रल में राजा है, तो राजा क्या करता था, इन क्षेत्रों को चलाने के लिए कुछ लोगों को रखता था यहाँ से टैक्स वगैरह वसूलने के लिए, जो सामंत कहलाते थे। इसकी अभी हम अगले क्वेश्चन में हम बात भी करेंगे, सामंती प्रथा वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो ये सामंत क्या होते थे, अपने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से चलाते थे। लेकिन जब राजा का युद्ध होता था तो ये अपनी सेनाओं की मदद भी देते थे राजा को। न्यायिक प्रणाली की बात करें तो वेदों के आधार पर, धर्मशास्त्रों के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर न्यायिक प्रणाली थी। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था और गाँव के स्तर पर ग्राम सभाएँ छोटे छोटे विवादों का निपटारा करती थीं। अब हम बात करते हैं राजस्व की, यानी कि कितना % टैक्स लिया जाता था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो कर व्यवस्था थी वो बड़ी सेटलमेंट थी, सुव्यवस्थित थी। भूमि कर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, यानी कि जितनी भी उपज होगी उसका 1/6 जो है वो टैक्स लिया जाएगा। देखो, प्राचीन काल में ना ज़्यादातर 1/6 ही लिया जाएगा, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, उसमें 1/6 भाग को उचित कर दिखाया गया है। इसके अलावा जो व्यापारिक एक्टिविटी होती थी वहाँ से भी टैक्स लिया जाता था, और अन्य प्रकार के कार्यों से, अन्य प्रकार के करों से भी जो है अपनी आमदनी होती थी, यानी कि राज्य की आमदनी होती थी। कर का उपयोग किस लिए, यानी कि जो पैसा लिया जाता था इसका उपयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था, सेना के रखरखाव के लिए किया जाता था, मंदिरों के निर्माण के लिए किया जाता था। इसके अलावा सड़कों वगैरह, तालाब वगैरह के निर्माण के लिए, सिंचाई व्यवस्था, नहरों वगैरह के निर्माण के लिए किया जाता था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो धार्मिक सांस्कृतिक नीतियाँ थीं, ये इन्होंने क्या करा था, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया था और हिंदू, बौद्ध, जैन सभी को संरक्षण दिया था। इनका जो साहित्य का विकास हुआ वो कन्नड़ और संस्कृत भाषा में हुआ। तो कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास उनके शासनकाल में हुआ। आज आप अजंता की गुफाएं देख लो, एलोरा की गुफाएं देख लो जाकर, ये उनकी कला और वास्तुकला का प्रमाण है। तो राष्ट्रकूट प्रशासन एक सुव्यवस्थित और मजबूत प्रणाली थी, जहाँ शक्ति का वितरण केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर तक था, और प्रशासनिक क्षमता बड़ी मजबूत थी, अर्थव्यवस्था बड़ी ही मैनेजमेंट तरीके से चलाई जा रही थी, और सैनिक शक्ति जो थी, इन सब ने राष्ट्रकूट साम्राज्य को भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। और आज बड़े पैमाने पर हम राष्ट्रकूट साम्राज्य की ऐतिहासिक विरासत को देखते हैं। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है कि भाई राष्ट्रकूट जो थे वो अपना प्रशासन कैसे चलाते थे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे दोगे। अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व क्या है। यानी कि जब आप अर्ली मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हो तो उसमें अभिलेखों से हमें क्या मदद मिलती है। तो अभिलेखों और शिलालेखों के बारे में आपको पहले चैप्टर में मिल जाएगा। तो अभिलेख क्या होते हैं आपको पता ही है। प्राचीन काल में जो भी ठोस वस्तु पर उत्कीर्णित हुए लेख थे उन्हें अभिलेख कहा जाता था, जैसे दीवारों पर, औजारों पर, मृदभांडों पर,
इन सब पर जो लेख लिखे गए होते थे इन्हें अभिलेख कहा जाता था। बड़े बड़े पत्थरों पर जो लेख मिले उन्हें शिलालेख कहा गया है। इसी प्रकार से जो स्तंभों पर लेख लिखे गए हैं उन्हें स्तंभ लेख कहा गया है। तो अगर आप चाहे मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ लो, चाहे अर्ली हिस्ट्री को पढ़ लो यानी कि एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ लो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ो, हिस्ट्री का कोई सा ही फेस हो भाई, अभिलेखों का अपना एक अलग महत्व है। तो प्राचीन काल में दीवारों पर, औजारों पर, मृदभांडों पर जो लेख लिखे गए हैं ये अभिलेख कहलाते हैं। इन अभिलेखों का महत्व यह है कि हमें पूरे के पूरे प्रशासन की जो प्रणाली है सब कुछ पता चलता है लगभग। तो अगर आप पूरे मध्यकालीन भारत की बात करोगे तो ये समय होता है 600 से 12 ईस्वी के बीच में। अगर आप अपनी किताब को भी देखोगे तो वहाँ पर भी लिखा है 750 से लेके 1206 तक, ठीक है। तो पूर्व मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 600 से 1200 ईस्वी के आसपास है, ठीक है। और हमसे यही पूछ रहा है कि इस समय के इतिहास के बारे में हमें अभिलेखों से कैसे पता चलता है। तो ये जो अभिलेख हैं ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं, हमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं, आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं और सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने में अभिलेख एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम इनको समझेंगे। तो देखो, जो प्राचीन काल के राजा थे इन्होंने जनता के लिए जो भी कार्य किए या जो भी धार्मिक कार्य किए उन्हें पत्थरों पर लिखवाया, तांबे की पट्टिकाओं पर लिखवाया, मंदिर की दीवारों पर लिखवाया और स्तंभों पर लिखवाया। आज भी आप देखोगे अगर आप मंदिर वगैरह जाते हो या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हो तो वहाँ पर जो भी कार्य करवाए जाते हैं, जो भी व्यक्ति वो कार्य करवाता है उसका नाम वहाँ लिख देते हैं। तो एक तरीके से ये अभिलेखों का ही उदाहरण है। जैसे मान लो मंदिर पर किसी ने गेट लगवाया या मस्जिद पर गेट लगवाया या कहीं पर भी किसी भी, तो ये कार्य इस व्यक्ति के द्वारा करवाया जा रहा है, तो ये अभिलेख है। सब लोगों को पता चलता है अच्छा ये काम इन्होंने करवाया है। तो इसी प्रकार से जो प्राचीन काल के शासक थे ये आज भी देखा जाए तो गली गली में बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, ये कार्य इस विधायक के द्वारा करवाया जा रहा है, ये सांसद के द्वारा करवाया जा रहा है, ये सब अभिलेखों की श्रेणी में एक तरीके से आते हैं। तो अभिलेख प्राचीन काल के शासकों के बारे में और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आदित्य प्रमाण है और ये पत्थरों पर लिखे हुए मिलेंगे आपको, तांबे की पट्टिकाओं पर लिखे हुए मिल जाएंगे, मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए मिल जाएंगे और स्तंभों पर लिखे हुए मिल जाएंगे। इन अभिलेखों में लिखा क्या होता है तो देखो, राज्य आज्ञाएं यानी कि राजा के जो आदेश थे वो लिखे होते हैं, दान पत्र क्या क्या दान दिया गया है राजा द्वारा वो लिखे होते हैं, विजय घोषणाएं यानी कि राजा ने कौन कौन से युद्ध जीते हैं, धार्मिक अनुदान राजा ने कौन कौन से यज्ञ हवन करवाए हैं, किस प्रकार के लोगों को भूमि दान दिया है, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया है, और प्रशासनिक व्यवस्था अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो राजाओं द्वारा जो अभिलेख तैयार करवाए जाते थे उसमें राजा के आदेश लिखे जाते थे, राजा द्वारा दिए गए दानों के बारे में लिखा जाता था, राजा जो युद्ध जीतता था उसके बारे में लिखा जाता था, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस समय की समाज की संरचना कैसी थी, समाज की बनावट कैसी थी, समाज का स्ट्रक्चर कैसा था, ये सब चीज़ें हमें अभिलेखों से पता चलती हैं। इसके अलावा राजनीतिक इतिहास के लिए अभिलेखों की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। तो पूर्व मध्यकाल को अगर आप पढ़ रहे हो तो भारत में बहुत सारे साम्राज्यों का उदय हुआ और बहुत सारे साम्राज्य पतन भी हुआ, यानी कि बहुत सारे राजा आए और बहुत सारे चले भी गए। जैसे अगर आप बात करोगे तो राष्ट्रकूट साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, पाल साम्राज्य, प्रतिहार, चौल। तो आप जब बात करते हो राष्ट्रकूट राजाओं की, चालुक्य राजाओं की, पाल राजाओं की, प्रतिहार राजाओं की, तो ये सब राजा ऐसे थे जिन्होंने भारत के बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों पर अपना अलग अलग शासन किया, जिसमें से चोल वंश की इतिहास सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। चालुक्य वंश का इतिहास भी बहुत तगड़ा है जो कि साउथ इंडिया में है। तो इन शासकों द्वारा खुदवाए गए जो अभिलेख हैं इनसे हमें उनके विजय अभियानों के बारे में पता चलता है, उनकी प्रशासनिक नीतियाँ कैसी थी ये पता चलता है, उनकी वंशावली के बारे में पता चलता है क्योंकि उस पर राजा का नाम भी लिखा होता था। तो हमें उन राजाओं के इतिहास के बारे में अभिलेखों से पता चलता है। उदाहरण के लिए अगर आप इलाहाबाद स्तंभ देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। तो समुद्रगुप्त का एक राजकवि था जिसका नाम था हरिशेन। तो इस हरिशेन ने राजा की प्रशंसा में एक लेख लिखा था जिसे प्रशस्ति कहा जाता है, और ये प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख पर उत्कीर्णित है, जिससे हमें राजा समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से चोल राजाओं के बारे में उनके अभिलेखों से पता चलता है, क्योंकि चोल राजाओं ने बहुत सारे समुद्री अभियान चलाए थे और दक्षिण भारत की उनकी प्रशासन कैसा था ये सब हमें उनके अभिलेखों से पता चलता है। इसके अलावा अभिलेखों से हमें सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में भी पता चलता है। तो अभिलेख तत्कालीन समाज का वर्गीय विभाजन करते हैं कि समाज किन भागों में बटा हुआ था, जाति व्यवस्था कैसी थी, दास प्रथा कैसी थी, दान पत्र और कर से संबंधित हमें चीज़ें पता चलती है, कृषि व्यवस्था कैसी थी, व्यापारिक गतिविधियों कैसी थी, किस प्रकार के व्यापार किए जाते थे, कितना उनसे टैक्स लिया जाता था, ये सब भी अभिलेखों से पता चलता है। ग्राम सभाओं के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अभिलेख धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है भाई अभिलेख क्या होते हैं, इससे क्या पता चलता है, तो आप सिंपल सी बात करना कि अभिलेख जो है प्राचीन काल में दीवारों पर, औजारों पर, मृदभांडों पर
ठीक है, बड़े बड़ी शिलाओं पर जो लेख लिखे जाते थे उन्हें अभिलेख कहा जाता था। इन अभिलेखों से हमें राज प्रशासन के कार्यों के बारे में पता चलता है, राजा के आदेशों के बारे में पता चलता है, राजा ने कौन कौन से युद्ध लड़े उसके बारे में पता चलता है, राजा की जो सीमाएं क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई ये पता चलता है, उस समय कौन सी भाषा चलती थी ये पता चलता है। इतना ही नहीं, राजा की समाज में क्या भूमिका थी, समाज के विषय में राजा क्या सोचता था, ये तमाम चीज़ें हमें अभिलेखों से पता चलती हैं। तो जैसे बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं चोल राजाओं ने, चालुक्य राजाओं ने, तो उन मंदिरों पर जो लेख लिखे हुए हैं उससे भी हमें वहाँ की धार्मिक प्रथा के बारे में पता चलता है कि राजाओं ने किस किस धर्म को संरक्षण दिया। जैसे मान लो एक राजा है, उसने मंदिर बनवाया तो इतना तो पक्का ही पता है कि वो हिंदू धर्म को संरक्षण दे रहा है, लेकिन अगर उसने एक मठ भी बनवाया तो इसका मतलब है कि वो बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दे रहा है। तो इस प्रकार से मंदिर निर्माण पर जो अभिलेख लिखे होते हैं इससे हमें वहाँ के धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास के बारे में तो पता ही चलता है, ये भी पता चलता है कि राजा किस धर्म को संरक्षण दे रहा है। तो अभिलेखों ने मंदिर निर्माण, धार्मिक अनुदान और धार्मिक विचारधाराओं के प्रचार प्रसार का साक्ष्य दिया है। अजंता की गुफाएं देख लो आप, एलोरा की गुफाएं देख लो, वहाँ से आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धार्मिक विचारों के बारे में पता चलेगा। कई अभिलेख धार्मिक संस्थानों को दी गई भूमि के बारे में बताते हैं जिससे पता चलता है कि राजा दानवीर होता था। तो इस प्रकार से अभिलेख जो है वो बिल्कुल सटीक वर्णन तो नहीं करते, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारी जो जानकारी हमें अभिलेखों से पता चल जाती है, क्योंकि अभिलेख जो होते हैं वो एक तरफा इतिहास बताते हैं, क्योंकि उसमें ना जनता की राय नहीं होती है, उसमें बस राजा द्वारा जो काम किए गए हैं वही लिखे होते हैं। और कोई भी अभिलेख कोई गलत चीज़ें तो बताएगा नहीं, लेकिन कोई भी बंदा बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं होता। तो अभिलेखों को पढ़ते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो सबसे बड़ी इसकी कमी है वो ये है कि इसमें ना जनता की राय नहीं होती, जनता क्या सोचती है राजा के विषय में ये चीज़ें नहीं होती। फिर भी पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास जानना चाहते हो आप, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार जैसे वंशों के बारे में जानना चाहते हो, चोल और चालुक्य जैसे वंशों के बारे में जानना चाहते हो, अरबों का भारत पर क्या आक्रमण पड़ा ये सब जानना चाहते हो, तो आपको अभिलेखों से पता चल जाएगा। इससे हमें शासकों के प्रशासनिक नीतियों के बारे में पता चलता है, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियों के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से उस समय के जो इतिहास है उसका गहराई से हम अध्ययन कर सकते हैं अभिलेखों से। लेकिन ये भी ध्यान रहे, अभिलेख हमें सिर्फ अतीत से जोड़ते हैं, उसकी बिल्कुल सटीक व्याख्या नहीं करते हैं। ये नहीं कि आपको कुछ लिखा हुआ मिल गया, आजकल की दिक्कत यह है कि कुछ भी लिखा हुआ मिल जाता है, लोग उसे सत्य मान लेते हैं। लेकिन इतिहास को पढ़ते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास कभी भी बिल्कुल सटीक नहीं होता, क्योंकि ये राजा के संरक्षण में लिखा जाता है। ऐसे में हर एक जो राजा होते हैं वो अपने गौरवशाली कार्यों का बस बखान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मदेव और नगरम पर लेख लिखिए। तो ब्रह्मदेव क्या था, ये देव नहीं है, ब्रह्मदेव होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रह्म दे है, दे या है या, ठीक है, वाणी है। तो ब्रह्मदेव और नगरम पर लेख लिखिए। तो देखो ये दोनों ना क्षेत्र होते थे। ब्रह्मदेव जो है, देखो यहाँ पर आंसर में है भी, जो ये ब्रह्मदेव होता था ये वो जमीन का टुकड़ा होता था जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। तो अगर आप ब्रह्मदेव की बात करोगे तो ये ग्रामीण इकाई थी और नगरम जो थी वो शहरी इकाई थी, बस ये ध्यान रखना, फिर आप बिल्कुल आंसर सही से लिख दोगे। तो अगर वो कहेगा कि ब्रह्मदेव और नगरम पर लेख लिखिए, तो ब्रह्मदेव और नगरम जो है ये क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं। जो ब्रह्मदेव है ये ग्रामीण इकाइयाँ हैं, यानी कि गाँव एक तरीके से मान लो, और कई गाँवों का समूह मिलकर एक नगर की स्थापना कर रहा है। तो भारत का अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ोगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे, तो आपको ब्रह्मदेव और नगरम जैसे जो संस्थान हैं ये ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। जहाँ ब्रह्मदेव हमें ग्रामीण व्यवस्था के बारे में बताएगा, वहीं नगरम जो है वो हमें शहरी व्यवस्था के बारे में बताएगा। विशेषकर अगर आप दक्षिण भारत में चोल वंश का इतिहास पढ़ोगे, पल्लव वंश का इतिहास पढ़ोगे, चालुक्य वंश का इतिहास पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पर जो आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण था वो सब पता चल जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा था और शहरी क्षेत्रों में कैसा था। ये संस्थाएं उस समय की सामाजिक संरचना के बारे में, प्रशासन और अर्थव्यवस्था को समझने में बहुत मदद करती हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मदेव क्या था। तो देखो, जब आप ब्रह्मदेव की बात करोगे तो ब्रह्मदेव का मतलब ये है कि वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। चोल काल में प्रचलित एक विशेष प्रथा थी। वैसे तो गुप्त काल में भी अगर आप देखोगे, लेकिन गुप्त काल जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, जबकि हम यहाँ पर मध्यकाल की बात कर रहे हैं। तो और मध्यकाल की जो शुरुआत है वैसे तो वो सन 600 के बाद होती है, बट आपकी किताब के हिसाब से वो 750 के बाद है। तो ब्रह्मदेव शब्द का अर्थ है वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ब्रह्मदेव यानी कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली, तो वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। चोल काल की ये विशेष प्रथा थी। इसमें ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी वो कर मुक्त होती थी, यानी कि उससे किसी प्रकार का कर यानी कि टैक्स नहीं लिया जाता था। इस प्रथा का उद्देश्य ये था कि धार्मिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखना और ब्राह्मणों के सहयोग से धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देना, यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार में भी। इसके अलावा देखो, जो राजा ज़्यादा भूमि दान देगा इसका मतलब ये भी है कि वो ज़्यादा दानवीर है, उसकी ज़्यादा प्रशंसा होगी।
तो इसलिए भी भूमिदान दिए जाते थे। सेकंड वन, होता क्या था कि जो बड़े बड़े पुरोहितों को राज दरबार में रखा जाता था, ये पुरोहितों को बहुत मोटी सैलरी देनी पड़ती थी, तो राजा कई बार इस सैलरी से बचने के लिए उन्हें गांव दान में दे देता था। और ये कहा जाता था कि उस गांव से जितना भी कर वगैरह वसूलेगा राजा ब्राह्मण, वो उससे उसकी आमदनी हो जाएगी, और राजा उस भूमि से कोई भी टैक्स भी नहीं लेता था। तो ऐसे में मेन पावर उन गाँवों में किसकी हो जाती थी? ब्राह्मणों की हो जाती थी। अब ब्राह्मण क्या करते थे? उस गाँव में धार्मिक कार्यों का संचालन करते थे, यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाते थे और वहाँ के लोगों से पैसा लेते थे, जिसकी वजह से ब्राह्मणों की स्थिति दक्षिण भारत में मजबूत पे मजबूत होती गई। और आज भी आप देखोगे तो ब्राह्मणों की स्थिति दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो सबसे पहली बात तो है ब्रह्मदेय क्या है? तो ब्रह्मदेय मतलब है वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। चोल काल में विशेष रूप से ये प्रथा मौजूद थी। मध्यकाल में ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी करमुक्त होती थी, और इस प्रथा का उद्देश्य था धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखना। ब्रह्मदेय की विशेषता क्या होती थी? तो ब्रह्मदेय में दाताओं का उद्देश्य, यानी कि दाता होते हैं जो दान देने वाले होते हैं। तो शासक और धनी व्यक्ति ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे ताकि ब्राह्मण धर्म व्यवस्था को बढ़ावा दें, धार्मिक कार्यों को संपन्न करें और समाज में धार्मिक संगठनों का नेतृत्व करें। इसके अलावा स्थानीय प्रशासनिक भूमिका, ब्रह्मदेव भूमि पर रहने वाले जो ब्राह्मण थे ये वहाँ का स्थानीय प्रशासन चलाते थे, ठीक है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखते थे और धार्मिक गतिविधियों में भी सक्रिय थे। ब्रह्मदेव का आर्थिक महत्व क्या था? तो ब्रह्मदेव की जो भूमि थी वो कर मुक्त होती थी, यानी कि उससे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था, जिसकी वजह से सारी आमदनी ब्राह्मणों के पास चली जाती थी और ब्राह्मण एक समृद्ध वर्ग बन के उभर गए। इसके अलावा ग्राम सभा से संबंध, ब्रह्मदेव ग्रामों में स्वायत्त स्थानीय प्रशासन था और ये सभा के माध्यम से कार्य करते थे, यानी कि गांव के जितने भी विवाद होते थे उनका निपटारा जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता था, और इन सभाओं में ब्राह्मणों का जो था वो उच्च स्थान था। इस प्रकार से जो ब्रह्मदेय है वो सामाजिक धार्मिक स्थिरता का माध्यम थी, जिसका उपयोग शासक अपनी शक्ति को लीगलिटी देने के लिए धर्मशास्त्रीय आधार पर शासन करते थे, क्योंकि प्राचीन काल में शासन चलाने के लिए ब्राह्मणों का समर्थन बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि धार्मिक कार्यों का जो प्रचार प्रसार है वो ब्राह्मण ही करते थे। इसलिए ब्राह्मणों को खुश रखने के लिए राजा क्या करते थे? इन्हें भूमि का दान दिया करते थे, और यह संस्थाएं जो है ब्रह्मदेय के नाम से जानी जाती थी। अब हम बात करेंगे नगरम की। तो नगरम की अगर आप बात करोगे तो ये शहरी व्यापारिक संगठन है। ये माना जाता है कि नगरों की जो स्थापना है वो व्यापारियों के माध्यम से हुई है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां जहाँ होती है उसे नगरम कहा गया। तो दक्षिण भारत में व्यापारियों का एक संगठन था, एक गिल्ड था, इसे नगरम कहा जाता था। ये व्यापारियों और शहरी क्षेत्रों के लिए जो कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए थे, क्योंकि गांव में जो अधिशेष का उत्पादन होता था उसे जाकर बाजारों में बेचा जाता था, और जहाँ पर ये कमर्शियल एक्टिविटी होती थी उन्हें नगरम कहा जाता था दक्षिण भारत में। तो चोल साम्राज्य के दौरान ये नगरम जो थे वो बहुत ही प्रभावशाली थे। तो ग्रामीण इकाइयों को ब्रह्मदेय कहा जाता था, जबकि जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होती थी, व्यापार होता था, वाणिज्य होता था, सामान खरीदा बेचा जाता था, उस एरिया को नगरम कहा जाता था। खासतौर पर हम चोल प्रशासन के बारे में, चोल साम्राज्य के संदर्भ में ये पढ़ रहे हैं। नगरम की विशेषताएं क्या थी? तो नगरों का भी अपना एक क्या था? वेल सेटल ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि संगठनात्मक ढांचा था। नगरम मुख्यतः व्यापारियों को स्वायत्त समूह था जो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और व्यापार का प्रबंधन करते थे। यानी कि नगरम जो थे वो क्या थे? व्यापारियों का एक समूह था, और विभिन्न वस्तुओं का चाहे उत्पादन के नियम क्या होंगे, विनिमय यानी कि एक्सचेंज के नियम क्या होंगे, व्यापार के लिए क्या नियम होंगे, ये सब यही तय करते थे। इनका बाजारों पर नियंत्रण होता था और व्यापारिक मार्गों पर सामान की सुरक्षा रहे ये भी ये सुनिश्चित करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में लूटपाट भी बहुत होती थी। इसके अलावा चोल राजाओं ने इन नगरम संस्थाओं को संरक्षण दिया, क्योंकि राजाओं को बड़े पैमाने पर इनसे राजस्व की वसूली यानी कि टैक्स मिलता था। इतना ही नहीं, राजा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करता था। इसके अलावा नगरम व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर धार्मिक दान भी दिए हैं, मंदिरों को नियमित करने में सहायता दी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी इन्होंने योगदान दिया है। नगरम और ग्राम समाज का अगर हम बात करें संबंध की, तो नगरम और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जो सामान उत्पादित होता था वो नगरम के माध्यम से ही बाजार में पहुंचाया जाता था। ब्रह्मदेव और नगरम जो है इनका सामाजिक आर्थिक महत्व क्या था? तो समाज में स्थिरता बनाए रखी गई थी। जहाँ ब्रह्मदेव धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाता था, वहीं नगरम जो था उसने आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया। इसके अलावा दोनों ही संस्थाएं अपने अपने लेवल पर स्वतंत्र थी। दोनों की भूमिका धार्मिक थी, क्योंकि ब्रह्मदेव थे जो वो धार्मिक प्रचार का साधन थे, तो वहीं नगरम ने मंदिरों के निर्माण के लिए दान दिया। तो इस प्रकार से अगर आप दक्षिण भारत में खासतौर पर चोल जब शासन कर रहे थे तो उस समय की अगर आप व्यवस्था समझना चाहते हो तो आपको ब्रह्मदेव और नगरम को समझना ही पड़ेगा।
तो ब्रह्मदेय और नगरम भारतीय समाज में ग्रामीण और शहरी व्यवस्थाओं की जटिलता को बताते हैं। ब्रह्मदेय धार्मिक और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि नगरम ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप बिल्कुल सक्षम हैं। तो अब तक हम 3 क्वेश्चन अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पहले क्वेश्चन में हमने यह पढ़ा कि जो राष्ट्रकूट राजा थे ये अपना प्रशासन कैसे चलाते थे। फिर हमने ये पढ़ा कि प्राचीन भारत का इतिहास अगर आपको जानना है तो उसमें अभिलेखों की क्या भूमिका है। फिर हमने ये पढ़ा कि ब्रह्मदेय और नगरम जो संस्थाएं हैं इनकी अपनी क्या भूमिका है और ये किस प्रकार से प्रशासन में सहयोग देती हैं। अब देखो जो चौथा क्वेश्चन है ये टिप्पणी करने के लिए है, जहां आपको टिप्पणी जो है वो 200-200 शब्दों में करनी है। 4 टॉपिक आपको टिप्पणी करने के लिए मिलेंगे और किन्हीं 2 टॉपिक पर आप टिप्पणी करोगे, जहां पहला टॉपिक है उर और नायडू, दूसरा है मंदिर स्थापत्य कला, तीसरा है तराइन के युद्ध का महत्व और चौथा है पाल राज व्यवस्था। तो इन चारों टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट भाग में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो ताकि हमें पता चल पाए चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।